दोपहर का वक्त था। गंदरबल अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था। इस वक्त हम निहायत ही खतरनाक रास्ते पर सफर कर रहे थे। एक तरफ अमूदी चट्टानें थीं और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरे खड्ड। नशेब में ताहद निगाह खूबसूरत वादी फैली हुई थी। मैं पीछे की तरफ मुड़कर अंगूरी से बातें कर रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जीप लड़खड़ा गई। मैं एक तरफ उछल पड़ा। जीप लहराती हुई तेजी से सड़क के खड्ड वाले किनारे की तरफ बढ़ रही थी। अनवर ने बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग घुमा दिया। जीप का अगला पहिया सड़क के किनारे से सिर्फ 1 फुट के फासले से मुड़ गया और जीप लहराती हुई दूसरी तरफ चट्टानों से टकरा गई। हम सब फौरन ही छलांग लगाकर जीप से उतर गए और इधर उधर दौड़कर मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली। मैं चारों तरफ पहाड़ों को देख रहा था। मेरा ख्याल था कि शायद भारतीय फौजियों की कोई पार्टी इन पहाड़ों में घात लगाए बैठी थी और उन्होंने हमारी जीप पर फायर कर दिया था। कई मिनट गुजर गए, कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। किसी तरफ से फायर नहीं हुआ और ना ही आसपास की पहाड़ियों पर कोई नकलो हरकत नजर आई। मैं उठकर खुली जगह पर आ गया। चंद सेकंड बाद अनवर और सईद वगैरह भी सामने आ गए। वो सब अपनी अपनी राइफलें संभाले मोहतात निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। सईद जीप का जायजा ले रहा था। उसका आगे बाईं तरफ वाला टायर बर्स्ट हो गया था। वो तब अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया। जीप का वो पहलू अमूदी चट्टान की तरफ था और जाहिर है इस तरफ से किसी की हमले की तवक्को नहीं थी। मुझे ये समझने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि टायर किसी और वजह से बर्स्ट हुआ है। शायद कोई नोकीला पत्थर इसका बाइस हो। हमारे पास कोई फाजिल टायर नहीं था, इसलिए जीप को यहीं छोड़कर पैदल जाने का फैसला किया गया। हमने अपनी अपनी राइफलें कंधों पर लटकाई और चट्टान के साथ साथ चलने लगे। तकरीबन 500 गज का फासला तय करने के बाद हम रुक गए। गरगराती हुई वो आवाजें चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। आवाजों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो या तो कोई मुसाफिर बस है या भारतीय फौजी ट्रक जो गंदरबल की तरफ से आ रहे हैं। हम सईद की रहनुमाई में सड़क छोड़कर एक तंग से रास्ते पर पहाड़ियों में दाखिल हो गए और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलते रहे। तकरीबन 200 गज आगे जाकर हम एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गए। यहाँ से सड़क साफ नजर आ रही थी और फिर मेरे मुंह से एक गहरा सांस निकल गया। वो 2 भारतीय फौजी ट्रक थे जो गंदरबल की तरफ से आ रहे थे। दोनों ट्रकों पर हैवी मशीन गनें नस्ब थी। दोनों ट्रकों की लंबी सीटों पर फौजी सब मशीन गनें संभाले मुस्तैद बैठे हुए थे। मैंने सईद की तरफ देखा। सईद ने असबात में सर हिला दिया। दूसरे साथियों को भी हमारे प्रोग्राम से कोई इख्तलाफ नहीं था। हमने फौरन ही मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल ली। वो दोनों ट्रक जैसे ही सामने पहुंचे, मैंने चीख कर ऑर्डर दिया और हमारी राइफलें बैक वक्त शोले उगलने लगी। अंगूरी मेरे साथ थी और मेरी तरह वो भी ट्रक के अगले टायरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी और हमें नाकामी नहीं हुई। अचानक फायर से ट्रकों के ड्राइवर वैसे भी बदहवास हो गए थे। अगले ट्रक के हमारी तरफ वाले टायर धमाकों से फट गए। ट्रक लहराता हुआ सड़क के खड्ड वाले किनारे की तरफ बढ़ गया। मैंने उसके अगले पहिए सड़क से उतरते हुए देखे थे और फिर हम उस ट्रक और उसमें सवार फौजियों का अंजाम देखने के लिए वहाँ नहीं रुके थे। मैंने अपने साथियों को चीख कर हुक्म दिया और सब उठकर पहाड़ों में अंदर की तरफ भाग खड़े हुए। सड़क की दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरे ट्रक के फौजियों ने बदहवासी में अंधाधुंध फायर खोल दिया था और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका सुनाई दिया। सड़क से खाई में लुढ़कने वाला ट्रक अपने अंजाम को पहुंच चुका था। ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ते हुए हमारा सांस फूल गया था और हम एक जगह दरख्तों के साए में रुक गए। करीब ही एक गनगनाता हुआ झरना बह रहा था। 3-4 फुट की बुलंदी से गिरने वाले पानी की आवाज मौसीकी की तरह गनगनाती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर को यहाँ रुक जाओ, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। वो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे, हम थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकते हैं। अंगूरी सईद के करीब एक पत्थर पर बैठी हुई थी। अनवर और अशरफ भी दरख्तों से टेक लगाए खड़े हाँप रहे थे। मेरा सांस भी बुरी तरह फूला हुआ था। 2-3 मिनट गुजर गए। अब मैं अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था। अंगूरी अपनी राइफल एक तरफ रख कर झरने के करीब पहुंच गई थी। जिस जगह झरने का पानी गिर रहा था वहाँ एक छोटा सा तालाब बन गया था। वो तालाब के किनारे पर बैठी मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। अशरफ भी उसके करीब जाकर बैठ गया और दोनों हाथों का प्याला बनाकर पानी पीने लगा। हम तकरीबन आधा घंटा वहाँ रुके और फिर रवानगी से पहले हमने जी भर कर ठंडा पानी पिया था। इस मर्तबा भी सईद हमारी रहनुमाई कर रहा था। रास्ता खासा खतरनाक था। हम बहुत मोहतात होकर चल रहे थे, जिससे हमारी रफ्तार भी खासी सुस्त थी। सूरज गुरूब होने से जरा देर पहले हम एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंच गए जिसकी दूसरी तरफ नशेब में वसीउल अरीज वादी फैली हुई थी और उस वादी में गंदरबल का वो गाँव भी था जो हमारी मंजिल थी। गंदरबल खासा बड़ा गाँव था। रुखसत होती हुई धूप में आबादी से कुछ फासले पर बहने वाले दरिया का
पानी चमक रहा था और दूसरी तरफ एक बल खाती हुई सुरमई सी लकीर चमक रही थी। ये वो पुख्ता सड़क थी जो श्रीनगर से गंदरबल होती हुई लद्दाख और कारगिल की तरफ चली गई थी। आबादी हमसे 2-2.5 मील के फासले पर थी और सईद का ख्याल था कि हमें दूसरों की नजरों से बचने के लिए रात के अंधेरे में बस्ती में दाखिल होना चाहिए। चुनाचा हम उस चट्टान पर बैठ गए। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे बाद सूरज बुलंद पहाड़ों के पीछे छुप गया और शाम का धुंधलका अंधेरे में तब्दील होता चला गया। हम उस वक्त सतह समंदर से तकरीबन 3500 मीटर की बुलंदी पर थे। दिन के वक्त तो मौसम बड़ा खुशगवार था, मगर सूरज गुरूब होते ही फिजा में खुनकी सी आ गई थी जिसमें इजाफा होता जा रहा था। सूरज गुरूब होने के तकरीबन आधे घंटे बाद हम वहाँ से चल पड़े। अंधेरे में चट्टानों से उतरना खासा खतरनाक काम था। मैंने अंगूरी का हाथ थाम रखा था और हम बहुत एहतियात से नीचे उतर रहे थे। सईद, अनवर और अशरफ हमसे आगे थे। अंगूरी की वजह से मैं उनसे पीछे रह गया था। एक जगह एक पत्थर अंगूरी के पैर के नीचे से निकल गया। वो लड़खड़ाई के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अगर मैं फौरन ही उसे ना संभाल लेता तो कम से कम 20 फुट नीचे गिरकर उसकी एक आध हड्डी टूट चुकी होती या कोई जोड़ हिल गया होता। वो मेरे साथ लिपट गई थी। मैंने उसे अपने बाहों के हिसार में ले लिया था। उसका सांस तेजी से चल रहा था। मैंने उसे अपने से अलग कर दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर एहतियात से नीचे उतरने लगा। सईद वगैरह तकरीबन 50 गज आगे हमारे इंतजार में रुक गए थे। आबादी अब ज्यादा दूर नहीं रह गई थी, लेकिन हमें एक जगह पर रुक जाना पड़ा। हमारे सामने बहुत गहराई में दरिया बह रहा था। तेज बहाव की वजह से पानी के शोर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हमारे सामने रस्सों का एक पुल था। तेज हवा की वजह से पूरा पुल झूले की तरह झूल रहा था। वो पुल पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, अलबत्ता ये अंदेशा जरूर था कि दूसरी तरफ भारतीय फौजी घात लगाए न बैठे हों। खुदा खुदा करके हमने वो पुल पार किया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अंगूरी के मुंह से भी गहरा सांस निकल गया। अशरफ ने पहले पुल पार किया था और वो दूसरी तरफ हमारा मुंतजिर था। सईद ने अपनी राइफल उसके हवाले कर दी थी और हम एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। अभी तो रात का इब्तिदाई हिस्सा था। हम किसी कदर बुलंदी पर थे और कस्बे में लोगों की चहल पहल दिखाई दे रही थी। मरकजी बाजार में तकरीबन सारी ही दुकानें खुली हुई थी। बरकी रोशनियों में जिंदगी की ये नकलो हरकत बहुत भली लग रही थी। हम कस्बे के बाहर रुक गए। कस्बे में अगरचा फौज की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पुलिस तो बहरहाल मौजूद थी और हम पुलिस की नजरों में भी नहीं आना चाहते थे। अनवर सड़क की दूसरी तरफ पहाड़ों में रुक गया। हमने अपनी राइफलें उसके हवाले कर दी और एक एक करके वहाँ से कस्बे की तरफ जाने लगे। सईद ने मुझे बताया था कि हमें कस्बे के मरकजी बाजार में वाक़िया पैराडाइज जनरल स्टोर पर पहुंचकर अब्दुल गफूर नामी शख्स से राब्ता करना है। सईद और अशरफ की जाने के तकरीबन 15 मिनट बाद मैं और अंगूरी भी पहाड़ों से निकलकर सड़क पर आ गए और सड़क पार करके तेजी से आबादी की तरफ चलने लगे। अंगूरी ने काली चादर ओढ़ रखी थी। ये चादर अब उसके लिबास का मुस्तकिल हिस्सा बन गई थी। बांदीपुरा में जब वो भारतीय फौजियों पर मकान की छत से गोलियां बरसा रही थी तो ये चादर उसने पटके की तरह कमर से बांध रखी थी। हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कस्बे के मरकजी बाजार में पहुंच गए। मैंने एक आदमी से पैराडाइज जनरल स्टोर के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने एक तरफ इशारा कर दिया। वो जहां सब्ज बत्ती जल रही है वही पैराडाइज स्टोर है। मैं अंगूरी का हाथ पकड़कर उस तरफ चलने लगा। अभी चंद ही गज का फासला तय किया था कि बाजार में भगदड़ सी मच गई। चंद आदमी एक तरफ से दौड़ते हुए आ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अलबत्ता दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी थी, जिससे मुझे किसी गड़बड़ का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं अंगूरी का हाथ पकड़कर तेज तेज चलने लगा। जब हम पैराडाइज स्टोर के सामने पहुंचे तो एक आदमी बड़ी उजलत में शटर गिरा रहा था। दुकान में उसके अलावा और कोई नहीं था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वही अब्दुल गफूर है। मैं उससे बात ही करना चाहता था कि अचानक ही किसी तरफ से सईद नमूदार हुआ। उस वक्त गफूर ने भी हमारी तरफ देखा था। अंदर चलो, जल्दी करो। सईद ने मेरे हाथ को झटका देते हुए कहा। दुकान का शटर आधे से ज्यादा नीचे गिर चुका था। हम दोनों भी उसके साथ ही झुककर अंदर दाखिल हो गए। सईद ने अब्दुल गफूर की मदद करते हुए शटर पूरी तरह गिरा दिया। अब्दुल गफूर ने शटर के दोनों तरफ ताले लगा दिए। दुकानों के शटरों को आमतौर पर बाहर से ही ताले लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत से दुकानदारों ने किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अंदर की तरफ भी आहनी कुंडे लगा रखे थे, जिसमें जरूरत के वक्त ताले लगाए जा सकते थे। अब्दुल गफूर ने सीधे होकर हमारी तरफ देखा, बड़ी गर्मजोशी से मुझसे और सईद से हाथ मिलाया। अंगूरी का चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और दुकान के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। हम दुकान के पिछले दरवाजे से एक मकान के मुख्तसर से आंगन में निकल आए।
عبدالغفور نے دروازہ بند کر کے یہاں بھی تالا لگا دیا اور مکان کے خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ آنگن زیادہ بڑا نہیں تھا، سامنے برآمدہ تھا اور شاید 2 کمرے تھے، مگر پورے مکان میں اندھیرا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ ہم ایک تنگ سی گلی میں نکل آئے۔ عبدالغفور نے اس دروازے کو بھی تالا لگا دیا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے گلی میں تیزی سے چلنے لگے۔ اسی وقت گاؤں میں کسی طرف سے گولیوں کی آواز سنائی دی، لگتا تھا جیسے پورا برسٹ مارا گیا ہو۔ گلی بہت تنگ اور تاریک تھی۔ تقریباً 50 گز چلنے کے بعد ہم ایک اور گلی میں مڑ گئے۔ اس طرف سے آتے ہوئے 2 آدمی اندھیرے میں عبدالغفور سے ٹکرا گئے۔ ان میں سے ایک نے معذرت کی تو عبدالغفور نے اس کی آواز پہچان کر کہا، شہر میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جلدی آ جائیں گے لالا جی، آپ چلے، اس شخص نے جواب دیا۔ وہ گلی زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئی تھی۔ آگے جا کر بائیں طرف چند گز کے فاصلہ طے کرنے کے بعد عبدالغفور ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ دستک کے جواب میں فوراً ہی دروازہ کھول دیا گیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ باہر سے بظاہر یہ مکان بہت چھوٹا سا لگتا تھا، مگر اندر سے خاصا وسیع العریض تھا۔ صحن بہت لمبا چوڑا تھا۔ 2 کمرے اس داخلی دروازے کے ساتھ ہی تھے اور سامنے ایل شیپ میں برآمدہ تھا۔ ایک طرف 3 کمرے تھے اور دوسری طرف 2۔ برآمدے کے آگے ایک ستون پر 100 واٹ کا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس مکان میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ اگرچہ اپنی جوانی گزار چکی تھی، لیکن جسمانی ساخت اور چہرے کے نقوش میں اب بھی بڑی کشش تھی۔ اس نے پھولدار کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر کالا رومال باندھا ہوا تھا، مگر دوپٹہ یا چادر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی قمیض کا گریبان اگرچہ گلے تک بند تھا، مگر دوپٹہ یا چادر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا صحت مند سینہ بڑا نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ عبدالغفور کی ایک دور کی رشتہ دار اور بیوہ عورت تھی۔ اس کا شوہر بھی بھارتی فوجیوں کی درندگی کا شکار ہوا تھا۔ 16-17 سال کی عمر کی ایک بیٹی بھی تھی جو اس کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر عبدالغفور کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیٹا بھی سری نگر میں پولیس کے ساتھ ایک جھڑپ میں شہید ہو چکا تھا۔ وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور تعلیم ہی کے سلسلے میں سری نگر میں اپنے ماما کے پاس رہائش پذیر تھا۔ 2 سال پہلے پولیس نے کچھ بے گناہ لڑکوں کو گرفتار کیا تھا، جس پر کالج کے اسٹوڈنٹ نے احتجاجی مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک ایسے ہی مظاہرے کے دوران لال چوک پر پولیس نے گولی چلا دی تھی، جس سے 2 طالب علم جاں بحق ہو گئے تھے اور ان میں ایک عبدالغفور کا بیٹا بھی تھا۔ عبدالغفور بہت عرصے سے مجاہدین کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً ان کی مالی امداد بھی کرتا، انہیں اطلاعات بھی فراہم کرتا اور ضرورت پڑنے پر مجاہدین کو پناہ بھی دیتا۔ اس کا ایک مکان اس شاہراہ پر تقریباً 30 میل آگے سنبل نامی بستی میں تھا، جو صرف مجاہدین کی سرگرمیوں کے لیے مخصوص تھا۔ مجاہدین کی تلاش میں پولیس کئی مرتبہ اس مکان پر چھاپہ مار چکی تھی، لیکن اسے وہاں سے کبھی کچھ نہیں ملا تھا۔ ریشم، عبدالغفور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہمان آ گئے ہیں، کھانا تیار ہے یا نہیں؟ انہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ کھانا تیار ہے بھائی جی، میں ابھی دسترخوان بچھاتی ہوں، ریشم نے جواب دیا۔ ریشم نے اس وقت انگوری کو سینے سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے بولی، وہ ادھر غسل خانہ ہے بیٹی، باہر بھی پانی کا ڈرم رکھا ہوا ہے، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، اور بیٹا تم لوگ بھی منہ ہاتھ دھو لو۔ اس نے آخری الفاظ میرے اور سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہے، اور پھر اس کے 15 منٹ بعد ہم ایک کمرے میں فرش پر بچھے ہوئے دسترخوان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ریشم کی بیٹی بطول کو بھی انگوری نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ صحت مند ماں کے برعکس وہ دبلی پتلی اور بڑی پیاری سی لڑکی تھی۔ جب میں اس مکان میں داخل ہوا تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی کمانڈر محب اللہ سے ملاقات ہوگی، مگر یہاں کمانڈر کو نہ پا کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ عبدالغفور نے پوچھنے پر بتایا کہ وہ آدھی رات کو یہاں پہنچے گا۔ ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے کہ باہر کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ عبدالغفور خود اٹھ کر باہر گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 3 منٹ بعد ہوئی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ کیا بات ہے، کوئی خاص خبر؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شہر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، عبدالغفور نے جواب دیا، لیکن خیر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہنگامے اور کرفیو تو روز کا معمول ہے۔ میرے مہمانوں کو پتا ہے کہ انہیں کس راستے سے آنا ہے، اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن کیا؟ میں نے ایک بار پھر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن اگر کرفیو زیادہ طول پکڑ گیا تو پریشانی ہو سکتی ہے، اس سے ہمارا اگلا منصوبہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں ہنگامہ کس بات پر ہوا ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ باندی پورہ میں 2.5 درجن بھارتی فوجیوں کا تم لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا اور راستے میں 8 فوجیوں سمیت ایک ٹرک کی تباہی کی اطلاع سری نگر میں فوج کی ہائی کمان تک پہنچ چکی تھی، عبدالغفور نے جواب دیا، اور میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ ہمارے کارناموں کی یہ خبریں ہم سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی۔ عبدالغفور بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، باندی پورہ والی خبر تو صبح 11 بجے یہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، پولیس کا ایک
मुसलमान कांस्टेबल इनायत उल्लाह मेरा दोस्त है। उसने शाम से जरा पहले मुझे बताया था कि बांदीपुरा और गंदरबल में चंद रोज पहले भी फौज काफी नुकसान उठा चुकी है, इसलिए इन दोनों वाकयात के हवाले से फौज फौरी तौर पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखती। अलबत्ता पुलिस को ये इत्तला फराहम कर दी गई थी कि इन दोनों वाकयात में मुलविस उग्रवादी गंदरबल की तरफ ही आ रहे हैं और यहाँ पनाह लेने की कोशिश करेंगे। पुलिस को चौकस कर दिया गया था कि वो मुश्तबा अफराद पर निगाह रखे और ऐसे मुश्तबा लोगों की निगरानी भी शुरू कर दी गई जिनके बारे में शुबा है कि वो मुजाहिदीन को पनाह दे सकते हैं। वो एक बार फिर खामोश हो गया और चंद लम्हों बाद बोला, शाम से जरा पहले पुलिस ने 2 लड़कों को उनके घरों से पकड़ा था। उन पर शुबा था कि वो हाईवे पर ट्रक की तबाही वाले हादसे में मुलविस हो सकते हैं। पहले तो उन लड़कों के वालिदैन और करीबी रिश्तेदार पुलिस अफसर से मुज़ाकरात करके इन्हें छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हिंदू कमिश्नर इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था, जिस पर शहर के कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने मुजाहरा किया। पुलिस ने इन्हें लाठीचार्ज के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की, मगर हंगामा बढ़ता गया। लोगों ने बड़ी तादाद में थाने का घेराव कर लिया, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी। अभी मेरा ये आदमी बता कर गया है कि 3 आदमी जख्मी हो गए हैं। हंगामों पर काबू पाने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और अगर ये कर्फ्यू तूल खींच गया तो हमारा मंसूबा भी मुतासर हो सकता है, जिसके लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया गया है। उसने बात करते हुए अंगूरी और मेरी तरफ देखा। और वो मंसूबा क्या है? मैंने पूछा। ये तो कमांडर मुहिबुल्लाह ही बताएगा। मुझे तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि तुम लोगों को तलाश करके यहाँ बुला लिया जाए। अब्दुल गफूर ने जवाब दिया, शहर में कर्फ्यू हो या कुछ और, मुहिबुल्लाह आधी रात के वक्त हर सूरत में यहाँ पहुँच जाएगा और अशरफ भी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा। चंद लम्हों को खामोशी ही रही। फिर आज सुबह बांदीपुरा और यहाँ से चंद मील दूर रुनुमा होने वाले वाकयात के बारे में गुफ्तगू होने लगी। सईद उन्हें उन दोनों वाकयात की तफसील बता रहा था। इसने चंद रोज पहले सईद के खामोश होने पर अब्दुल गफूर ने कहा, फौज के एक दस्ते ने मुजाहिदीन की तलाशी के बहाने बांदीपुरा पर हल्ला बोल दिया था। उस वक्त भी भारतीय फौजियों को अपने साथ फौजियों की लाशें छोड़कर भागना पड़ा था। और फिर आज का ये वाकया। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोलने लगा, ये मेरा ख्याल है पहला वाकया है जहाँ भारतीयों को एक ही जगह इतना भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है और मेरा ख्याल है कि इसलिए हाई कमान ने फौरी तौर पर बांदीपुरा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा बदल दिया है, क्योंकि शायद वो समझ गए हैं कि बांदीपुरा में गोला बारूद के अंबार लगे हुए हैं और मुजाहिदीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वैसे बांदीपुरा वाले वाक़ये में कमांडर शिमरोज और कमांडर अंगूरी का नाम वाज़े तौर पर लिया जा रहा है और हकीकत ये है कि ये कारनामा इन्हीं दोनों ने अंजाम दिया है। सईद ने उसके खामोश होने पर कहा, पहली गोली कमांडर शिमरोज ने चलाई थी और कमांडर अंगूरी चलाई हुई आखिरी गोली ने लातादाद फौजियों के परखचे उड़ा दिए थे। खाने के बाद बतूल और अंगूरी ने दस्तरखान समेट लिया और उसके थोड़ी ही देर बाद रेशम ने कहवा तकसीम कर दिया। इलायची वाला कहवा बिलाशुबा बेहद खुश जायका था। बाहर की फिजा में गहरा सकूत और सन्नाटा था। कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने या इक्का दुक्का फायर की आवाज से ये सन्नाटा चंद लम्हों के लिए मजरूह हो जाता और इसके बाद फिर वही गहरा सकूत छा जाता। अंगूरी पर अब गनूदगी सी तारी होने लगी थी। वो बतूल के साथ दूसरे कमरे में चली गई, जबकि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। कश्मीरी सियासतदानों का किरदार भी ज़ेर बहस आया। ये लोग सिवाय लीडरी चमकाने के और कुछ नहीं कर सकते। इन दिनों फारूक अब्दुल्ला फिर बरसरे इख्तियार था। वो वजीर आला था और उसके जहरीले बयानात अवाम में मजीद इंतशार पैदा कर रहे थे। ये तहरीक आज़ादी को कुचलने की धमकी दे रहा था। यही वो बेज़मीर आदमी था जिसके बाप ने कश्मीर से गद्दारी की थी और कश्मीर की आज़ादी का सौदा करके हिंदू हुक्मरानों के चरणों में बैठ गया था। वो कश्मीर का वजीर आला तो बन गया था, लेकिन उसकी गद्दारी से कश्मीरी मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचा था उसका अजाला मुमकिन नहीं था। बेचारे मासूम कश्मीरी आज भी उसके गुनाहों की सजा भुगत रहे थे। अगर शेख अब्दुल्ला कश्मीर से गद्दारी ना करता तो आज कश्मीर की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। फारूक अब्दुल्ला उसका बेटा था। उसकी रगों में भी गद्दार बाप का ही खून दौड़ रहा था। उससे वफा की क्या तवक्को की जा सकती थी। इन दिनों वो फिर बरसरे इक़्तिदार था और तहरीक आज़ादी को कुचल देने की धमकी दे रहा था। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज उभरी तो अब्दुल गफूर फौरन ही उठकर बाहर चला गया। 1 मिनट बाद ही आंगन से आवाजें सुनकर मैंने दरवाजे से बाहर झांका। अब्दुल गफूर के साथ 2 आदमी कमरे की तरफ आ रहे थे। उनमें एक अशरफ था और दूसरा चेहरा मेरे लिए अजनबी था। उस चेहरे ने पुश्त पर एक बोरी लाद रखी थी। कमरे में दाखिल होकर उसने बोरी नीचे रख दी और हमसे हाथ मिलाने के बाद एक तरफ बैठ गया। अशरफ भी हाथ मिलाकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया था।
कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई। अब्दुल गफूर ने पहले अशरफ और फिर दूसरे आदमी की तरफ देखा। कर्फ्यू की वजह से जरा लंबा चक्कर काट कर आना पड़ा, इसके अलावा तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। रेशम भी आवाजें सुनकर आ गई थी। अब्दुल गफूर ने उन दोनों के लिए खाना लगाने को कहा तो वो बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आओ बेटा, तुम दोनों बावर्ची खाने में ही आ जाओ, वहीं मेरे पास बैठकर खा लेना। वो दोनों उठकर रेशम के साथ बावर्ची खाने में चले गए। सईद अपनी जगह से उठकर आगे आ गया और बोरियों के मुंह पर बंधी हुई डोरी खोलने लगा। उस बोरी में हमारी वो सब मशीन गनें थी जो हम गांव में दाखिल होने से पहले अशरफ के हवाले करके आए थे। बोरी में फाजिल मैगजीन भी थे। सईद ने राइफलें और तमाम मैगजीन निकाल कर बोरी तय करके एक तरफ रख दी। मैंने अपनी और अंगूरी की राइफलें उठा ली और इन्हें चेक करके दीवार के साथ खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद अशरफ और उसका दूसरा साथी हमीद भी खाना खाकर आ गए। हमीद बता रहा था कि शहर में मुकम्मल सन्नाटा है, पुलिस बड़ी तादाद में गश्त कर रही है, अहम मकामात पर फौजी गाड़ियां भी खड़ी हैं। उसके ख्याल में रात का बाकी हिस्सा तो शायद खैरियत से गुजर जाए, लेकिन सुबह हंगामों का खतरा है। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। अगरचा हम सब बुरी तरह थके हुए थे, मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी। 2 बजे के करीब दरवाजे पर एक बार फिर हल्की सी दस्तक की आवाज उभरी। दरवाजा महज एक उंगली से मखसूस अंदाज में बचाया गया था। अब्दुल गफूर फौरन ही उठकर कमरे से बाहर चला गया। इस मर्तबा 3 आदमी उसके साथ अंदर दाखिल हुए थे। उनमें एक कमांडर मुहिबुल्लाह था। उसे देखकर हम सभी एहतरामन उठ खड़े हुए। मैंने मुसाफे के लिए कमांडर की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मुझे खींचकर सीने से लपेट लिया और मेरी पेशानी पर बोसे देने लगा। मैंने पहली बार जब तुम्हें देखा था तो मुझे यकीन हो गया था कि तुम अपनी कौम और अपने वतन के लिए बड़े कारनामे अंजाम दोगे। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे तुम्हारी तमाम सरगर्मियों की रिपोर्ट्स मिलती रही हैं। मुझे तुम पर फख्र है, पूरी कश्मीरी कौम को तुम पर फख्र है। और वो कहाँ है हमारी बेटी? कमांडर अंगूरी? अंगूरी सो गई है, जगा दूं? मेरे बजाय अब्दुल गफूर ने कहा, नहीं, सोने दो, सुबह मुलाकात करेंगे। कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा, आप लोगों को भूख लग रही होगी, खाना तैयार है, आप लोग मुंह हाथ धो लें। खाना उस वक्त हम नहीं खाएंगे, कहवा चलेगा, लेकिन पहले पानी पिला दो, कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा। अब्दुल गफूर कमरे से चला गया और हम सब फर्श पर बैठ गए। अब्दुल गफूर रेशम को कहवा बनाने के लिए कहकर वापस आ गया और मुहिबुल्लाह को शहर की सूरत-ए-हाल के बारे में तफसीलात बताने लगा। तकरीबन 20 मिनट बाद अंगूरी को ट्रे उठाए कमरे में दाखिल होता देखकर मैं चौंक सा गया। उसे शायद रेशम ने जगा दिया था और कहवा भी उसी के हाथ भिजवा दिया था। उसने कहवे की ट्रे हम सब के दरमियान में रख दी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ देखा और उठकर खड़ा हो गया। अंगूरी ने उसे सलाम किया तो कमांडर मुहिबुल्लाह ने उसे सीने से लगा लिया और उसकी पेशानी पर बोसे देने लगा। कमांडर की आंखों में नमी देखकर मेरा दिल भी भर आया। हमें तुम पर फख्र है बेटी, कमांडर मुहिबुल्लाह कह रहा था। हमें उस माँ पर फख्र है जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। कश्मीर की किस्मत अब बदलने वाली है। वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब इस वादी में गोलियों की सनसनाहट और तोपों की घनगरज के बजाय आजादी के नगमे गूंजेंगे और फिजा बारूद के धुएं और जहरीली बू की जगह फूलों की खुशबू से महक उठेगी। जिंदाबाद कश्मीर की बेटी। हम सब बैठ गए और फिर कहवे की चुस्कियों के दौरान कमांडर मुहिबुल्लाह हमें अपने मंसूबे से आगाह करने लगा जिसके लिए हमें यहाँ बुलाया गया था। मैं कमांडर मुहिबुल्लाह की बातें सुनकर कांप उठा। बड़ा खौफनाक मंसूबा।